गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 क्या है? पहले खरीदने का अधिकार, सेक्शन 22 एक्सप्लेन इन हिंदी। आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है। आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है, बाबूराम विरुद्ध संतोख सिंह 1982, AIR 849 1982 3ACC 288, जो मुख्यतः धारा 22 से ही संबंधित है। इसी प्रकार से यदि ऐसी नौबत आ गई कि अदालत में दावा पेश करना पड़ा, तब उस दावे की ड्राफ्ट क्या होगी और उसके साथ जो अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन लगाया जाएगा आदेश 39 में 1-2 सिविल प्रक्रिया संहिता का, जो अस्थायी अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए लगाते हैं इंजेक्शन के लिए, उसकी ड्राफ्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। ये दावे की ड्राफ्ट और अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन की ड्राफ्ट ई बुक PDF के अंदर मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। और ये इसमें जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, हमारे मुख्य मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। ये जो धारा 22 है, ये पहले खरीदने के अधिकार से संबंधित है, जिसको प्रिफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और इसके पहले हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर ई बुक PDF के अध्याय चालू होंगे। कुल इसमें 14 के समथिंग अध्याय हैं और बड़ी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित इस ई बुक PDF के अंदर मेरे द्वारा लिखी गई हैं। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब हम आगे चलते हैं हमारे मुख्य मुद्दे की ओर, जो हमारे वीडियो का टाइटल है। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सर, बुक में जो परिभाषा दी गई है कि कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार, इसमें कुल 1, 2 और 3 उपधाराएं हैं इसमें कुल। और अंत में इसमें स्पष्टीकरण भी दिया गया है। या आपके पास बुक होगी तो आप बुक में भी आप देख सकते हैं। अब ये काफी लंबी डिटेल में धाराएं लिखी हुई हैं और स्पष्टीकरण भी है। तो मैंने सर क्या किया है आपके लिए कि अब मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको खुद लग जाएगा। वरना मैंने तो इसको सरल उदाहरण के साथ ई बुक PDF में तैयार कर लिया आपको समझाने के लिए, बिल्कुल सरल भाषा में सरल उदाहरणों के साथ मैं वही बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार पढ़ भी देता हूं, ताकि बुक के अंदर लिखी हुई परिभाषा आपको खुद लगेगा कि हाँ, आपने सुन ली है। उसके बाद फिर उसको सरल उदाहरण से मैं आपको बता भी दूंगा। मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा। मैं शीघ्रता से पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले खरीदने का अधिकार पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो है कि वारिसों में जो संपत्ति जो उनको उत्तराधिकार में मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि उनमें से कोई वारिस परिवार के सदस्य से हटके किसी बाहर के व्यक्ति को विक्रय करना चाहता है। जैसे कि कोई संपत्ति 2 भाइयों को प्राप्त हुई, उदाहरण के तौर पे 10 बीघा जमीन में से 5 बीघा एक भाई को और 5 बीघा दूसरे भाई को मिली। अब वो जो दूसरा भाई है वो जमीन को किसी थर्ड पार्टी को बेचना चाहता है, तो ये कानून ये कहता है कि पहला अधिकार उस भाई का ही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 में ये बताया गया है कि पहला अधिकार उस भाई का है, और वो कीमत में कोई विवाद होगा तो वो अदालत तय करेगी, और वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता अगर वो भाई उसको खरीदने को तैयार है। और यदि उसके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो उसके लिए फिर अदालत में दावा लगाना होगा। दावे की ड्राफ्ट भी मैं आपको बताऊंगा ई बुक PDF के अंदर से। और अस्थायी निषेधाज्ञा जो है 39(1)(2) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जो दावे के साथ ही आवेदन पेश किया जाता है, उसकी ड्राफ्ट भी मैं ई बुक PDF के अंदर से आपको बताऊंगा। पहले मैं बुक में से डेफिनेशन पढ़ देता हूँ सर। इसमें उपधारा 1 है, जहां की इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्वसियती की किसी स्थावर संपत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किए जाने वाले किसी कारोबार में के हित अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिसों को न्यायगत हो, और ऐसे वारिसों में से कोई उस संपत्ति या कारोबार में अपने हित के अंतरण की प्रस्तावना करे, वहां ऐसा अंतरित किए जाने के लिए प्रतिस्थापित हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा। दूसरी उपधारा इसकी, मृतक की संपत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अधीन अंतरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा। और यदि उस हित को अर्जित करने की प्रस्तावना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल या उसे अर्जित करने के लिए राजी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के या उसके अनुषंगिक सब खर्चों को देने का दायी होगा। तीसरा उपधारा इसकी, यदि इस धारा के अधीन किसी हित के अर्जित करने की प्रस्तावना करने वाला अनुसूची के वर्ग 1 में
विनिर्दिष्ट दो या अधिक वारिस हों तो उस वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अंतरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करे। ये 3 में बताया। स्पष्टीकरण में बताया, इस धारा में न्यायालय में से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसके अधिकारिता की सीमाओं के अंदर वह स्थावर संपत्ति अस्थित है या कारोबार किया जाता है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य न्यायालय भी आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियमित निर्दिष्ट करे। तो ये तो सर बुक में से मैंने आपको पढ़ दी। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने आपके लिए सरल उदाहरणों के साथ ई बुक पीडीएफ में तैयार की है, आगे की जानकारी और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और जो दावे की ड्राफ्ट है और अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन की ड्राफ्ट है, सारी जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूँ सर। आइए सर, लेट्स गो। कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सर आज, क्योंकि ये समस्या कई बार कई परिवारों में उत्पन्न हो जाती है कि किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की जाती है। अब उस प्रॉपर्टी से भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं परिवार की, जैसे कि दो भाई हैं और उनके पिता ने दोनों भाइयों को आधी आधी संपत्ति बांट कर दे दी। अब दोनों भाई बचपन से उसी जगह पले बड़े और एक ही चूल्हे पे खाना बना, एक ही छत के नीचे सोए और एक ही साथ रहे, तो उनकी भावनाएं उस पिता की संपत्ति से बड़ी गहरी जुड़ी होती हैं। क्योंकि जहां आदमी का बचपन बीतता है और बचपन से वो बड़ा होता है तो उसको एक लगाव होता है। अब पता लगता है कि उसकी उस पैतृक भूमि जो उसको पिता से भाई को प्राप्त हुई है वो किसी और को बेचने के लिए भाई दे रहा है। तो इसी स्थिति में बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसको बड़ा दुख होता है जो भाई पहला है। तो अदालत ने इसमें कानून ही बना दिया है कि पहला अधिकार उसी भाई का होगा, यदि वो नहीं खरीदेगा तब दूसरे को दिया जा सकता है। और उसके लिए अदालत में दावे मुकदमे भी करना पड़े तो वो सारे कानूनी प्रावधान बताए गए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दुश्मनी हो जाती है, दोनों भाइयों में मन मुटाव हो जाता है, तो एक भाई सोचता है कि मैं किसी गुंडे बदमाश को बेच देता हूं ताकि मेरा भाई परेशान होता रहेगा। तो इसी स्थिति में भी अदालत मौजूद है, ये धारा मौजूद है, ये कानून मौजूद है। आप देख रहे हैं ये ई बुक पीडीएफ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 क्या है, पहले खरीदने का अधिकार, सेक्शन 22 एक्सप्लेन इन हिंदी। यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है और इसमें मैंने काफी कुछ नीचे लिखा हुआ है। अधिमानी अधिकार, प्रिफरेंशियल राइट्स का सरल हिंदी अर्थ है पहले खरीदने का अधिकार या प्राथमिक क्रय अधिकार, राइट ऑफ प्री इम्प्रेशन। और ये उसी के बारे में मैंने जानकारी लिखी हुई है। डिस्क्लेमर है सर इसमें, इसको आप किसी कोर्ट कचहरी अदालत थाने में पेश नहीं कर सकते। पीडीएफ है आपके स्वयं के उपयोग के लिए। प्रस्तावना है सर इसमें, और किसी भी प्रकार का दावा मुकदमा मेरा चैनल और ई बुक नहीं करते। ये खाली आपको एक शैक्षणिक जागरूकता के लिए है, तैयार की गई है ताकि यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम पैदा हो तो उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश है मेरी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कहता हूँ सर मैं इसे। और विभिन्न कानूनों का और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का संग्रह एक प्लेटफार्म पर मैं आपको लाकर मौजूद करा देता हूँ, ताकि यदि आपकी समस्या समस्या इसी प्रकार की है तो आप इस ई बुक को पढ़कर आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करें। ये दावा नहीं है सर, सिर्फ एक कोशिश और प्रयास है। आखिरी फैसला अदालत में जज साहब के द्वारा गुण दोषों के आधार पर दिया जाएगा और इस ई बुक पीडीएफ को आप कहीं भी अदालत में पेश नहीं कर सकते। ये आपके स्वयं के उपयोग की है। इसके अंदर जो कानून बताए गए हैं उन कानूनों की बुक आप पेश कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आप देख रहे हैं, इसमें जो कानून दिए गए ये बुक आप कोर्ट में पेश करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें ये प्रस्तावना है सर और इसके बाद हम सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ये अध्याय सर, इसमें कुल 14 अध्याय हैं। मैं अध्याय से परिचित आपको बाद में कराऊंगा, पहले हम मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं जो हमारा मुख्य मुद्दा है। शुरुआत में मुख्य मुद्दे से, तो इसमें सर जो प्रारंभ में मैंने ये पूरी जो बुक में से अभी आपको डेफिनेशन पढ़ के बताई थी वो कि वही टाइप कर दी है मैंने इसमें, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, उसकी व्याख्या की है। ये जो आप देख रहे हैं बोल्ड अक्षर में, ये वो टाइप की हुई है बुक की परिभाषा मैंने इसमें टाइप कर दी है। और उसके बाद फिर हम आते हैं धारा 22। हम इसका जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इसको हम समझते हैं। इसका अर्थ है जो बुक में से तो मैंने पढ़ के बता दिया, अब हम इसको कुछ सरल अंदाज में भी देख और सुन और समझ लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी संपत्ति बिना वसीयत के उसके क्लास 1 हीयर्स जैसे कि बेटा बेटी पत्नी माता को जाती है और उनमें से कोई एक वारिस उस संपत्ति को अपने हिस्से को किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है उन वारिसों से हटके, तो अन्य सहवारिस को पहले अधिकार प्रीफेंटल राइट्स प्राप्त होगा कि वे वही हिस्सा पहले खरीद सकें ताकि कोई बाहरी व्यक्ति परिवार की संपत्ति में ना घुस सके। ये इसको सरल अर्थ में इसमें पीडीएफ में मैंने समझाया है। इसकी जो उपधारा 1 मैंने आपको पढ़ के बताई थी, उस उपधारा 1 की जो विधिक परिभाषा इसमें बताई गई है कि यदि किसी निर्वसियती मतलब बिना वसीयत के स्थावर संपत्ति में 2 या अधिक क्लास 1 के वारिस को अधिकार प्राप्त हुआ हो
और उनमें से कोई एक उस संपत्ति में अपने हिस्से को ट्रांसफर करना चाहता है, मतलब बेचना चाहता है, तो अन्य वारिस को उसे खरीदने का अधिमान अधिकार, मतलब प्रीफेंटियल राइट टू एक्वायर इंटरेस्ट होगा। इसको सरल शब्दों में हम कैसे समझेंगे सर? सरल शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर परिवार की अचल संपत्ति जैसे कि जमीन मकान आदि है, साझा विरासत में मिली है और एक वारिस उसे किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है, तो बाकी वारिस को उसे पहले खरीदने का अवसर मिलेगा। एक उदाहरण देख लेते हैं सर हम, क्योंकि उदाहरण से हमें चीजें अक्सर समझ में आ जाती हैं और ऐसी समझ में आती हैं कि हमें हमेशा याद रहती हैं। राम की मृत्यु हो गई, उसके 3 बेटे मोहन, सोहन और गोपाल, इनको एक मकान बराबर हिस्से में मिला। तीनों भाइयों को एक मकान बराबर हिस्से में मिला। अब मोहन अपना हिस्सा बाहर के व्यक्ति राजू को बेचना चाहता है। इस स्थिति में सोहन और गोपाल को पहले अधिकार है कि वे मोहन का हिस्सा खुद खरीद लें। यदि वे मना कर दें तभी मोहन बाहर वाले को बेच सकता है। ये इस प्रकार का उदाहरण हो गया सर, समझने के लिए तैयार किए हैं मैंने सर, ताकि इस चीज को समझा जा सके। मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही परिभाषा पढ़ के बताई थी बुक के अंदर से, मात्र 2.5 मिनट या 2 मिनट में मैंने परिभाषा पढ़ दी थी। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन, ये सरल व्याख्या आपको मतलब उदाहरण के साथ कहीं और मिलना पॉसिबल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें उपधारा 2 में मूल्य निर्धारण और खर्च विधिक भाषा में, यदि बिक्री मूल्य पर पक्षों में सहमति ना हो तो न्यायालय उस हिस्से का मूल्य तय करेगा। न्यायालय तय करेगा कि उसकी कीमत क्या होगी। यदि खरीदने वाला वारिस न्यायालय द्वारा तय मूल्य पर खरीदने से इनकार करे तो उसे मुकदमे का खर्चा देना होगा। सरल शब्दों में हम देख लेते हैं कि अगर वारिसों में इस बात पर झगड़ा हो जाए कि उस हिस्से की कीमत कितनी होनी चाहिए, तब क्या किया जाएगा? तो न्यायालय तय करेगा कि उचित मूल्य क्या है। अगर जिसने खरीदने का दावा किया वह तय कीमत पर खरीदने से मना कर दे तो वह केस के खर्च का जिम्मेदार होगा। इसको हम सरल उदाहरण से समझ लेते हैं सर। ऊपर वाले उदाहरण में सोहन और गोपाल कहते हैं कि मोहन के हिस्से की कीमत 10 लाख है, जो अभी ऊपर उदाहरण मैंने आपको बताया था, लेकिन मोहन कहता है कि वो 15 लाख का है। तब न्यायालय मूल्य तय करेगा। मान लीजिए कि 12 लाख। अगर सोहन 12 लाख देने से मना कर देता है तो वह मुकदमे का खर्च उठाएगा। उपधारा 3 जो है धारा 22 की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 की उपधारा 3, पहले खरीदने का अधिकार वारिसों को, क्लास 1 ईयर्स को, एक से अधिक वारिस द्वारा दावा, विधिक दावा। ये उपधारा 3 की डेफिनेशन है सर, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बुक में से, जो मैंने आपके वीडियो के प्रारंभ में आपको पढ़ के बताई थी। यदि 2 या अधिक वारिस अधिमान अधिकार का उपयोग करना चाहें तो वह वारिस प्राथमिकता पाएगा जो सबसे अधिक मूल्य देने की पेशकश करेगा। सरल शब्दों में, अगर कई वारिस उस हिस्से को खरीदना चाहते हैं, एक से अधिक वारिस हैं, तो जो सबसे ऊंची बोली, हाईएस्ट ऑफर लगाएगा, उसी को खरीदने का अधिकार मिलेगा। कैसे होगा सर? इसको भी उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। मोहन का हिस्सा बेचना चाहता है मोहन। सोहन कहता है कि वह 11 लाख देगा, गोपाल कहता है कि वह 12 लाख देगा। तो अदालत गोपाल को प्राथमिकता देगी क्योंकि उसने अधिक मूल्य की पेशकश की है। स्पष्टीकरण में क्या आएगा सर इसमें, या न्यायालय इसमें जो बुक में स्पष्टीकरण दिया था सर मैंने आपको, ये इसमें धारा 22 में कुल 3 उपधाराएं दी गई हैं और अंत में स्पष्टीकरण दिया गया है। तो उस स्पष्टीकरण को जो मैंने आपको बुक में से पढ़ के बताया था, वो ई बुक पीडीएफ में जो सरल तरीके से मैंने आपके लिए तैयार किया, मैं बता देता हूँ। जिस जिले या क्षेत्र में वह जमीन या संपत्ति स्थित है, वहीं की अदालत को अधिकार होगा कि वह इस अधिमान अधिकार से जुड़े विवाद का निपटारा करें। अब हम आ जाते हैं सर सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले पर। बाबूराम विरुद्ध संतोख सिंह 1982, AIR 849, 1982, 3 ACC 288। 17 फरवरी 1982 का फैसला है। न्यायमूर्ति AP सेन और न्यायमूर्ति DA देसाई। मुख्य तथ्य इसमें है, 2 भाइयों के बीच पैतृक संपत्ति थी। एक भाई ने अपनी हिस्सेदारी किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दी, दूसरा भाई अदालत गया और धारा 22 के तहत अधिमान का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि धारा 22 केवल क्लास 1 ईयर्स पर लागू होती है, ना कि दूर के रिश्तेदार या वर्ग 2 पर। अब ये वर्ग 1 और वर्ग 2 क्या है सर? तो वर्ग 1 की अनुसूची और वर्ग 2 की अनुसूची के जो वारिसान की लिस्ट है, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर मेरे चैनल पर। तकरीबन 10 वीडियो है मेरे चैनल पर, और उनकी ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी गई है। ई बुक डाउनलोड आप देखेंगे और आगे लिंक है, तो ये आप डिटेल में सर वहीं देख लें। ये पूरे वारिसान की लिस्ट है, जिसमें वर्ग 1 के वारिस हैं, वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट है। और ये निर्वसित हिंदू के पुरुष की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति जो है कि सबसे पहले वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी, जो उसमें पूरी लिस्ट में दिया गया है। यदि वो नहीं होंगे तो वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट में जो वारिसान दिए गए उनको दी जाएगी। यदि वो भी नहीं होंगे तो गोत्रजों को दी जाएगी। गोत्रज भी नहीं होंगे तो बंधुओं को दी जाएगी। गोत्रज क्या है, बंधु क्या है,
इन पे भी मैं स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर बना चुका हूँ, ई बुक PDF भी लिख चुका हूँ, उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसे वहां देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है कि धारा 22 केवल क्लास फर्स्ट ईयर्स पर लागू होती है, न कि दूर के रिश्तेदार या वर्ग 2 पर। यह अधिकार तभी लागू होगा जब संपत्ति बिना वसीयत के मिली हो। यह अधिकार ट्रांसफर के पहले ही प्रयोग किया जाना चाहिए, बाद में नहीं। निष्कर्ष में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? धारा 22 का उद्देश्य यह है कि पारिवारिक संपत्ति बाहरी व्यक्ति के हाथों में न जाए और परिवार के वारिसों के बीच में ही रहे। मुख्य निष्कर्ष क्या है सर इसमें? कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 केवल क्लास फर्स्ट ईयर्स पर है लागू। परिवार के अन्य वारिसों को पहले खरीदने का इसमें अवसर दिया जाएगा। सहमति ना हो तो न्यायालय उसमें करेगा हस्तक्षेप और उसी व्यक्ति को दिलाने को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिक मूल्य देगा उसी को। पारिवारिक संपत्ति को परिवार के भीतर में रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं। एक छोटे से संक्षिप्त उदाहरण है इसमें कि राम की संपत्ति उसके 3 बेटों को मिली, अजय, विजय और संजय। अब अजय अपनी हिस्सेदारी किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है, तो विजय और संजय को पहले अधिकार है कि वे अजय की हिस्सेदारी खुद खरीद लें। यदि वे सहमत नहीं होते हैं या अधिक मूल्य देने को तैयार नहीं है तो अजय बाहर वाले को बेच सकता है। इसमें जो बाबूराम बनाम संतोष सिंह 1982 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि धारा 22 के तहत जो प्री एम्प्टिव राइट्स, अधिमान्य अधिकार है, पहले खरीदने का जो अधिकार है, कृषि भूमि पर भी लागू होता है, न कि केवल गैर कृषि संपत्ति पर। ये जो अधिकार है कृषि भूमि पर भी लागू होता है, न कि केवल गैर कृषि संपत्ति पर। यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 की प्रयोज्यता के बारे में एक कानूनी सवाल का जवाब देता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है सर। इसमें जो मुख्य निर्णय है, जो मुख्य बिंदु है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कृषि भूमि पर भी लागू है। अदालत ने पाया कि अधिनियम के उद्देश्य के अनुसार परिवार की संपत्ति को परिवार के भीतर रखना महत्वपूर्ण है, इसलिए धारा 22 का अधिकार कृषि भूमि पर भी लागू होगा। दूसरा है कानूनी स्पष्टता। क्या है सर इसमें? कि इस फैसले ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत अधिमान अधिकार के दायरे को स्पष्ट किया जो पहले से अनिश्चित था। अन्य निर्णय का निरस्त होना, इसने उन सभी पिछले उच्च न्यायालयों के फैसले को निरस्त कर दिया जो इसके निष्कर्षों के विपरीत थे। फैसले का महत्व क्या है सर इसका? यह फैसला सुनिश्चित करता है कि यदि कोई हिंदू उत्तराधिकारी अपनी संपत्ति का हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है तो परिवार के अन्य उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। यह फैसला विशेष रूप से कृषि भूमि के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिससे परिवार के अंदर संपत्ति को बनाए रखने में मदद मिलती है। कानूनी पृष्ठभूमि में इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 है, और जो है कि मामले का प्रकार द्वितीय अपील जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के प्रयोज्यता से संबंधित थी। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का एक दैनिक आदेश भी है सर कि बाबूराम बनाम संतोष सिंह मृतक उनके द्वारा 23 जुलाई 2019 का, तो उसमें भी जो मुख्य बात बताई गई है मैं आपको पहली लाइन में पढ़ के बता देता हूं सर इसमें कि 7/3/2019 के निर्णय और आदेश जिसकी वर्तमान में समीक्षा की मांग की जा रही है, माना था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के अंतर्गत हिंदू उत्तराधिकारियों को दिया गया अधिमान अधिकार कृषि भूमि के संबंध में भी लागू होगा। सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया। ये इसमें मैंने इसकी डिटेल सर आगे भी लिखी हुई है, और ये सर पहले हम मुख्य मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद ही सर फिर हमारे अध्याय चालू होंगे जो प्रस्तावना 1 से लेकर अंत तक है। और जो अभी अनुसूची वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों की अभी जो मैंने चर्चा की थी बीच में आपसे वीडियो अभी कुछ देर पहले ही, उसकी लिस्ट भी इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैंने पिछले कई वीडियो बनाए, स्पेशल वीडियो बनाए, उसमें मैंने कहा भी है कि आप 5 साल के बच्चे के हाथ में लिस्ट दे दें और उससे कहें कि बेटा इसमें बता भाई की बहन कहाँ लिखी है, तो बेटा और उससे कह दें कि उस पर राइट लगा देना, तो बेटा उसको पढ़ेगा और उस पर राइट लगा देगा और वो लिस्ट आपके हाथ में देगा और कहेगा कि पापा मम्मी ये लीजिए, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये इतना आसान है सर। ये उदाहरण मैंने पिछले भी कई वीडियो में दिया है और देने का भी मेरा मकसद यही है कि इसको मैंने इतना आसान और सरल बना दिया है हर व्यक्ति के लिए कि वो 5 साल का बच्चा भी इसको निकाल सकता है। उसके बाद भी कई व्यूअर्स कमेंट्स करके रिश्ते के नाम से सवाल पूछते हैं कि सर हम किस वारिस की लिस्ट में आएंगे, हम किस वारिस की लिस्ट में आएंगे। तो सर मैंने स्पेशल तकरीबन 8 वीडियो बना दिए हैं आप लोगों के लिए इसी टॉपिक पर। और अंत में मैंने ये भी कहा है, ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने समझाया था कि 5 साल का बच्चा भी निकाल सकता है उसमें अनुसूची के वारिसों में रिश्तेदारी के आधार पे कि आप किस श्रेणी के वारिस हैं। एक सरल उदाहरण से मैंने समझाया। अब इसमें दोनों आदेशों में सर
दोनों अलग अलग हैं। एक 1982 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय और दूसरा 2019 का डेली ऑर्डर संक्षिप्त आदेश है सर। ये इसमें डिफरेंस भी मैंने इसमें लिख दिया है। और इसके बाद हम आगे जो चलते हैं कि जब परिवार में दुश्मनी के कारण वारिस अपने हिस्से की संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति जैसे गुंडे बदमाश को बेचने की धमकी देता, हो जाता है सर। कई बार भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दुश्मनियाँ हो जाती हैं कई जगह, वैसे बहुत कम जगह होता है लेकिन हो जाता है। तो भी अदालत है सर। आपको इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि श्री हरिराम की मृत्यु के बाद उनकी 6 बीघा जमीन उनके 3 बेटों राम श्याम और घनश्याम के हिस्से में आई। तीनों क्लास फर्स्ट प्रथम श्रेणी के वारिस हैं, इसलिए सबके पास बराबर अधिकार है। क्लास फर्स्ट के वारिस कौन है, वो लिस्ट भी इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने टाइप की हुई है। वर्ग 2 के वारिस कौन है, वो लिस्ट भी इसी बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा टाइप की गई। गोत्रज बंधु एकोदर रक्त कौन है, इनकी परिभाषा क्या है, वो भी इसी बुक पीडीएफ के अंदर से मैंने आपके लिए टाइप करके रखी है और इन पे स्पेशल वीडियो भी बना दिए हैं। और उनकी बुक पीडीएफ भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं सर। इसमें हम जो उदाहरण समझ रहे थे कि स्थिति क्या है कि समय के साथ भाइयों में मनमुटाव हो गया, राम और श्याम के बीच विवाद बढ़ गया। श्याम ने दुश्मनी के कारण कहा कि अब मैं अपनी जमीन का हिस्सा एक बाहरी आदमी गब्बर सिंह, जो कि एक स्थानीय बदमाश है, को बेच दूंगा ताकि राम की जिंदगी मुश्किल बन जाए। कानूनी स्थिति क्या है, राम यह कदम रोक सकता है धारा 22(1) के अनुसार, जो जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई वारिस अपनी विरासत में मिली अचल संपत्ति में अपने हित का अंतरण करना चाहता है तो अन्य वारिसों को उसे पहले खरीदने का अधिमानी अधिकार प्रेफरेंशियल राइट प्राप्त है। इसका मतलब राम अदालत में आवेदन कर सकता है कि उसे पहले खरीदने का अधिकार दिया जाए ताकि संपत्ति परिवार के अंदर ही रहे और कोई बाहरी व्यक्ति न आ सके। और अदालत की जो प्रक्रिया क्या होगी सर, वो भी मैंने इसमें लिखी हुई है कि राम को न्यायालय में आवेदन देना होगा कि वो श्याम का हिस्सा खरीदने के लिए तैयार है। न्यायालय द्वारा धारा 22(2) के तहत उचित मूल्य तय किया जाएगा। यदि राम उस तय मूल्य पर खरीदने को तैयार हो जाता है तो अदालत आदेश देगी कि श्याम अपना हिस्सा राम को बेच दे, किसी तीसरे को ना बेचे। यदि कई वारिस यह अधिकार मांगते हैं जैसे घनश्याम भी, तो धारा 22(3) के अनुसार जो अधिक मूल्य देने को तैयार होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का सर निर्णय भी है, इसके तथ्य भी हैं। अगर हो गई और किसी थर्ड पार्टी को बेचने की कोशिश की गई तो उसको भी सर मैंने पूरे सरल उदाहरण के साथ और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, उसी के आधार पर समझाया। अब हम उस ड्राफ्ट की ओर भी बढ़ते हैं सर। दावे की ड्राफ्ट की अदालत में यदि दावा पेश करने की कंडीशन पेश आती है तो हमें दावे की ड्राफ्ट किस प्रकार से करना होगी। आप देख रहे हैं ड्राफ्ट प्लेंट सूट एप्लीकेशन सेक्शन 22 प्रिफरेंशियल राइट्स। सबसे ऊपर तो सर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, प्रकरण क्रमांक, वादी प्रतिवादी के नाम इसमें लिखे जाएंगे। और उसके बाद जो मामला है तो इसमें धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत प्राथमिक क्रय अधिकार प्रीफेंटियल राइट टू एक्वायर इंटरेस्ट का घोषणात्मक एवं निषेधात्मक दावा आपको पेश करना होगा। नंबर 1 में वैसे तो आप जानते हैं सर, मैंने बात पत्र कैसे लिखा जाता है, इस पे तकरीबन 1 घंटे का मेरा वीडियो है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है और उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। उसमें मैंने सभी पहलुओं को बड़ी बारीकी के साथ समझाया है और दावे में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, किस प्रकार से दावा ड्राफ्ट किया जाएगा, दावे की ड्राफ्ट वगैरह सब वहाँ मौजूद है। तो आप वहाँ जाके देख लें यदि आप उसको बहुत ही बारीकी से देखना, सुनना और समझना चाहते हैं। और यदि आप सिर्फ आप चूंकि यदि आप एक एज एडवोकेट भी हैं तो आप तो लगभग जानते ही हैं, तो आपके लिए तो हिंट ही काफ़ी होगी और एक आम व्यक्ति भी इसको देखकर सुनकर इतना समझ सकता है कि ये उसके लिए किस प्रकार लाभकारी है। तो इसमें सर जो तथ्यों का सबसे एक तो वैसे जुरिडिक्शन भी लिखा जाता है सर, जुरिडिक्शन लिखा जाता है, तथ्यों का संक्षिप्त उल्लेख लिखा जाता है, वाद कारण लिखा जाता है, लिमिटेशन के अंदर दावा पेश लिखा जाता है, वकील पत्र और दस्तावेज सूची के साथ दावा पेश है, उचित समयावधि में दावा पेश है। ये सभी बातें सर इसमें तकरीबन 8-9 बातें लिखी जाती हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि दावा कैसे तैयार होगा। नंबर 1 में कि इसमें जो है कि जो कैपिटल लेटर है सर वो जगह छोड़ दी गई है, वहाँ पे आप अपने हिसाब से नाम सेट कर सकते हैं और इसकी घटना को भी आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इसमें बताया है आप ऐसा कैसे पेश करें, ये आपकी कंडीशन और केस की परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होगी। नंबर 1 पेरे में सुश्री नाम छोड़ दिया मैंने, दिनांक को निधन हुआ है, वह हिंदू थी और हिंदू विधि से शासित होती थी या होती थे। यदि प्रासंगिक हो तो वसीयत की स्थिति भी बताएं, यदि वसीयत है तो स्पष्ट करें।
ये आपको नंबर पैरा 1 में ध्यान रखना है। नंबर दूसरे में कि मृतक की संपत्ति में स्थावर संपत्ति जैसे जैसे कि घर मकान जमीन दुकान, उसका पूरा विवरण आप लिख दें। यहाँ पे जगह छोड़ दी है मैंने, जैसे कि हाउस नंबर एरिया एड्रेस बाउंड्री सभी, जिसका उत्तराधिकार ऊपर लिखित प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच घटित हुआ, विरासत में बटा, मतलब आप लिख करके जो भी कंडीशंस आपकी हो आप यहाँ लिख सकते हैं। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्लास 1 के हेयर्स के अंतर्गत आते हैं आती हैं, यदि ऐसा है तो आप स्पष्ट उसमें कर दें। नंबर तीसरा पॉइंट आएगा कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मतलब वादी और प्रतिवादी के बीच उक्त संपत्ति का कानूनी वास्तविक अधिकार उस तारीख को, जगह जो आपकी आप यहाँ लिख सकते हैं, या उस दिन से बराबर परिभाषित हिस्सों में विरासत में उनको प्राप्त हुआ है। चौथा आएगा सर कि प्रतिवादी डिफेंडेंट, जो जगह छोड़ दी गई है आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, द्वारा आज दिनांक डेट को उनके हिस्सेदारी को तीसरे पक्ष प्रतिवादी नंबर 2 आउटसाइडर, उसका नाम पूरा पता लिखें, आपको बेचने हस्तांतरित करने का प्रस्ताव प्रयत्न अभिप्राय व्यक्त किया गया है। यदि कोई पर्चा समझौता डिमांड प्रस्ताव मौजूद है तो उसका उल्लेख भी आप यहाँ कर सकते हैं और उसकी कॉपी इसके साथ आप संलग्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से 5वें नंबर पे आएगा कि प्लेंटिफ ने धारा 22 के अंतर्गत प्रतिवादी से उक्त हिस्सेदारी को स्वयं खरीदने के लिए कहा, सूचित किया, लोगों के हाथ खबरें भेजी, खुद जाके मिला, परंतु प्रतिवादी न इच्छुक है, इसलिए प्रतिवादी ने बिना सूचना के बिक्री करना आरंभ कर दिया। निरुत्तर रहा, अपलनी रहे और कोई इच्छा उसने व्यक्त नहीं की मतलब उसको देने की, इसलिए और बिना सूचना के बिक्री करना उसके द्वारा आरंभ कर दिया। और छठे नंबर पॉइंट में आप ये ध्यान रखना, यदि प्रतिवादी को तीसरे पक्ष को अपना हिस्सा बेचने की अनुमति दी गई तो उससे पारिवारिक संपत्ति में बाहरी हस्तक्षेप होगा, पारिवारिक शांति और संपत्ति का स्वामित्व प्रभावित होगा तथा प्लेंटिफ के अधिकारों को अपरिवर्तनीय क्षति होगी। ये आप छठे पारे में, ये मुख्य पैरा है सर, इनको आप जरूर अपने दावे में शामिल करें। और इसके अलावा आपके जो भी फैक्ट हैं वो आप इसमें अतिरिक्त आप लिखें, कोई भी फैक्ट ना छोड़ें, क्योंकि हर केस की कंडीशंस अलग अलग होती है, उनको आपको आपके दावे में लिखना जरूरी है। ये एक आइडियल ड्राफ्ट है, इसको आप आपके हिसाब से आगे पीछे बढ़ा और घटा सकते हैं। कारण जरूर लिखना होगा सर, काज ऑफ एक्शन, किस दिनांकों का आपका वाद कारण पैदा हुआ, कि अभियोग उस समय उत्पन्न हुआ, वाद का कारण उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने अपने हिस्सेदारी का अंतरण करने का प्रस्ताव किया, बेचना आरंभ कर दिया, या विक्रय समझौते दर्शाने वाले कोई कागज हैं आपके पास में तो वो भी आप अदालत में पेश करें और उसका उल्लेख भी यहाँ पे लिख दें दावे में। साथ ही उसकी दिनांक और प्लेंटिफ का धारा 22 के अंतर्गत पहले खरीदने का अधिकार भंग होने का भय तथा वास्तविक क्षति का खतरा उत्पन्न हुआ, ये सभी कंडीशंस आपको रिकॉर्ड पर लाना होगी लिखित रूप में। आपके केस की परिस्थिति के हिसाब से जो भी हो, जिस भी प्रकार की हो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद लीगल ग्राउंड्स, कुछ इश्यूज हैं सर जो हम इसको भी देख लेते हैं कि धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो कहती है कि जहां किसी निर्वसियती की स्थावर संपत्ति 2 या अधिक क्लास 1 के वारिसों के बीच बटी हो और किसी वारिस द्वारा अपना हिस्सा ट्रांसफर करने का प्रस्ताव हो, वह अन्य क्लास फर्स्ट ईयर्स को प्राथमिक अधिकार प्राप्त है कि वह पहले उस हिस्से को अर्जित कर ले। ये दावा लिखते समय आपको इन कानूनों को अपने दिमाग में रखना होगा, रिकॉर्ड में रखना होगा। मैंने इसमें टाइप भी कर दिए हैं सर, इसीलिए ये बुक में उस दावे की ड्राफ्ट के नीचे ही है कुछ प्रमुख इश्यूज। दूसरा है, यदि सहवारिस अपना अधिकार समय पर प्रयोग करे और न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल्य चुकाए तो वह हिस्सा उसे आवंटित किया जाना चाहिए। तीसरा है, जब मूल्य पर सहमति न हो तो न्यायालय धारा 22(2) के अनुसार उस हिस्से का मोल या उसकी कॉन्सिडरेशन निर्धारित कर सकता है। यदि प्रस्तावक सहमत न हो तो उसे उस आवेदन से संबंधित खर्चों का भुगतान करने का दायित्व दिया जा सकता है। डिफेंडेंट नाम के किसी भी अनाधिकृत अवैधानिक रूढ़िवादी हस्तांतरण को रोका जाना चाहिए और प्लेंटिफ को विधि अनुसार संबंधित प्राथमिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। ये इश्यूज हैं जो आपको दावा लिखते समय अपने दिमाग में रखना होंगे, तब आपकी ड्राफ्टिंग में और निखार आ जाएगा और एक सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट ड्राफ्टिंग आपकी तैयार होगी। प्रमाण में क्या है सर जो संलग्न करने में, सब दस्तावेज सूची अनुसार आपको संलग्न करना होंगे। आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रावधान बताए गए हैं कि वादी को वाद पत्र के साथ दस्तावेज सूची अनुसार पेश करना होंगे। आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसकी ई बुक PDF भी मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे उसमें नंबर 1 में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट जिसके कहते हैं,
दूसरा, उत्तराधिकार प्रमाण, खसरा, रजिस्ट्री, मकान नंबर, प्लाट नंबर आदि। एग्जिबिट P2, जो आपको एग्जिबिट P2 P1 इसलिए लिख दिया है क्योंकि जब दावा अदालत में पेश किया जाता है और दस्तावेज पेश किए जाते हैं और अदालत सामने वाली पार्टी जो विपक्षी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करता है उपस्थित होते हैं, वादोत्तर उनके द्वारा पेश किया जाता है, उसके बाद अदालत वाद विषय बनाता है और वाद विषय के बाद फिर प्रकरण गवाहों की स्टेज पर जाता है और जब वादी के गवाह प्रारंभ होते हैं तो वादी के द्वारा ये जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं इनको प्रदर्शित किया जाता है, उस पर प्रदर्श अंकित किया जाता है, प्रदर्श P1 P2 या उसको हम PW1 भी कहते हैं और उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। इस तरीके से एग्जिबिट EXP1 और उसके नीचे फिर दिनांक लिख दी जाती है। तो यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया है। तीसरा, वंशावली, जैसे कि नाते, रिश्तेदारी के प्रमाण, आधार, मतदाता पहचान आदि भी आप लगाएं। प्रदर्श P3 हो जाएगा एग्जिबिट P3। चौथा, प्रतिवादी द्वारा किए जाने वाले विक्रय प्रस्ताव, समझौते, डिमांड नोटिस यदि आपके पास है तो वो भी आप लगाएं, प्रदर्श P4 हो जाएगा। अन्य संबंधित कागजात जैसे कि रजिस्ट्री की प्रति, नक्शा, गवाहों के कथन, प्रदर्श P5 आपको इसको डालना होगा गवाहों में जब आप कराएंगे, ये भी आप इसके साथ लगाएं दावे के साथ। और इसमें रिलीफ आप किस प्रकार से मांगेंगे कि उपयुक्त तथ्यों और कानूनी आधारों पर आधार पर विनम्र प्रार्थना है कि माननीय महोदय, ये प्रियर है सर, जो आप दावा लगाने के बाद उस दावे में आप जो प्रार्थना लिखेंगे, क्योंकि दावा लगाने का मुख्य उद्देश्य ये प्रियर ही तो है। यदि आप सिर्फ दावा ही लिख देंगे और कोई प्रार्थना ही नहीं मांगेंगे तो आपका तो दावा पेश करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। तो प्रार्थना किस प्रकार से होगी, इसमें नंबर 1 है, घोषणात्मक आदेश यह घोषित किया जाए कि प्लेंटिफ को धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत प्रतिवादी के प्रस्तावित अंतरण, बेच अब्लिक हस्तांतरण के संबंध में प्राथमिक या अधिमान्य अधिकार, प्रीफेंटियल राइट टू एक्वायर प्राप्त है। ये नंबर 1 प्रार्थना आपकी होगी। दूसरी है निषेधाज्ञा, प्रतिवादी को उसके एजेंटों, प्रतिनिधियों और किसी भी तीसरे पक्ष को निर्देश दिया जाए कि वह किसी भी प्रकार का विक्रय, आब्लिक हस्तांतरण, आब्लिक रजिस्ट्री, आब्लिक हस्ताक्षर, आब्लिक अधिकार, आब्लिक हस्तांतरण, आब्लिक परिवर्तन, जैसे कि ट्रांसफर, सेल, रजिस्ट्रेशन, एलाइनेशन न करे, न कराने दे तथा उक्त संपत्ति पर किसी भी बाहरी को अधिकार न दिलाए जब तक कि प्लेंटिफ को धारा 22 के अनुरूप आवेदन न दिया जाए और अदालत का निर्देश न मिल जाए। इसके लिए जो है कि एक्स पार्टी इंजेक्शन भी पारित की जाए, एक प्रार्थना की जा सकती है। मूल आदेश 39 नियम 1(3), मतलब विपक्षी पार्टी को सुने बगैर ही हमें अस्थायी निषेधाज्ञा दे दी जाए, ऐसा भी प्रावधान है। 39(1)(2) जो है आदेश 39 नियम 1(2) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का, दोनों पक्ष को सुने जाने के बाद उसमें दिया जाती है, कार्रवाई की जाती है। मूल्य निर्धारण व आदेश, साक्ष्यों के आधार पर यदि दोनों पक्षों से मूल्य पर सहमति न हो तो अदालत उक्त हिस्से का मूल्य निर्धारण कर दे सेक्शन 22(2) के अनुसार और प्लेंटिफ को निर्देश दे कि वह तय कीमत का भुगतान कर उक्त हिस्से का स्वामित्व अर्जित कर लें। चौथा, उच्चतम बोली हेतु प्राथमिकता, ये अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई हो रही है सर, सभी परिस्थितियों को इसमें शामिल कर लिया गया है। आपका किस हालात और कंडीशन का मामला है आप इसमें उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति दावा कर रहे हो तो वह जो अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करे, प्राथमिकता पाए, अदालत से आदेश की उसे प्रथम अधिकार दिया जाए, ये इसमें वो मांग सकता है। यदि प्रतिवादी ने कोई विक्रय कर ही डाली हो तो संबंधित विक्रय को शून्य करने का आदेश दिया जाए। जिन संपूर्ण खर्चा, हर्जा, कानूनी फीस आदि प्लेंटिफ ने व्यय किया उसका भुगतान प्रतिवादी से कराया जाए। किसी भी अन्य अनुकूली राहत का आदेश जो न्यायालय उचित समझे, मिसाल के तौर पर निष्पादन, कागजात की रुकावट हटाना, अग्रिम सुरक्षा आदि इत्यादि, और मामले का खर्च प्रतिवादी पर लगाया जाए। ये इस प्रकार से दावों में अक्सर मांगा ही जाता है, तो आपको पता ही है। और अंतरिम जो भरण पोषण का आवेदन है, मूल दावे के अंतरिम भरण पोषण का नहीं सर, अस्थायी निषेधाज्ञा का जो है ये मूल दावे के साथ ही पेश होगा और एविडेंस भी आपको इसमें कराना होंगे, जो मैंने इसमें लिख दिए हैं। अंत में शपथ व सत्यापन होगा जो इसमें मेरे द्वारा लिख दिया गया है ये। उसके बाद संलग्न दस्तावेज जो मैंने आपको बता ही दिए हैं और उपयोगी सुझाव भी है सर इसमें, जो मैंने आपको अभी ऊपर बता दिए हैं। आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा, अस्थायी निषेधाज्ञा है तो आवेदन सर, स्थायी निषेधाज्ञा की मांग तो सर मूल दावे में ही कर ली जाएगी, जो आप मूल दावा पेश करेंगे उसी में आप प्रार्थना में लिख सकते हैं। स्थायी निषेधाज्ञा जिस भी प्रकार की आप चाहते हैं कि खरीदने के बाद भविष्य में ये प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की रुकावट, बाधा खड़ी ना करें, बलपूर्वक कब्जा छीनने का प्रयास ना करें, जो भी आपको लगता है वो आप उसमें स्थायी रिलीफ भी मांग सकते हैं। और दावे के साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन भी पेश किया जाता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 और 2 में बताया गया। एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की ड्राफ्ट में आपको बता दूं, यहाँ गलती से अस्थायी हो गया है तो मैं इसको स्थायी हो गया है तो इसको मैं अस्थायी कर देता हूँ। सर ये मैंने कर दिया टाइप से आपके सामने ही, ये अस्थायी हो गया। अब ये इतना तो सर आप जानते ही हैं, ऊपर तो पूरा न्यायालय का नाम, इधर प्रकरण क्रमांक और इधर वादी प्रतिवादी, विषय में आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सीपीसी 1908 के अंतर्गत अंतरिम स्थगन आदेश इंजेक्शन दिए जाने हेतु आवेदन। श्रीमान जी, माननीय महोदय, वादी का जो निवेदन है कि वादकर्ता तथा प्रतिवादी के मध्य विवादित संपत्ति जिसका विवरण नीचे दिया गया है पर स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर वाद लंबित है। और मतलब ये स्वामित्व और कब्जा मैंने शब्द लिखा है, वो जो आप इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि पहले खरीदने का अधिकार का वाद, जो वो किसी और को ना बेचे और आप उसको खरीदना चाहते हैं और इस बात की घोषणा चाहते हैं और निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। संपत्ति का विवरण लिख दें आप पैरा 2 में, वादकर्ता का वैध कब्जा है तथा वह वर्षों से शांतिपूर्वक रह रहा है। तीसरे में बिना किसी वैध अधिकार के वादकर्ता को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त संपत्ति पर कब्जा करने, अवैध निर्माण करने, बेचना या किसी तीसरे व्यक्ति को सुपुर्द करने का प्रयास कर रहा है। ये एक आइडियल ड्राफ्ट है, इसमें सभी बातों को मैंने शामिल कर लिया है। चौथा है कि यह कृत्य अनुचित, अवैध तथा न्याय के विरुद्ध है जिससे वादकर्ता को अपूर्ण क्षति पहुंचेगी। पांचवा है, माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को रोका नहीं गया तो प्रतिवादी वादकर्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर वाद को निष्प्रभावी बना देंगे। छठा है कि यह कि वादकर्ता ने वाद संपत्ति के अधिकार की रक्षा हेतु दायर किया और न्यायालय से अंतरिम आदेश की मांग करना आवश्यक है ताकि स्थिति यथावत बनी रहे, स्टेटस क्यो। अतः यह विनम्र प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय वाद के अंतिम निर्णय तक प्रतिवादीगण को विवादित संपत्ति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, कब्जा, परिवर्तन, विक्रय, निर्माण या तीसरे पक्ष को सौंपने से रोकने का आदेश प्रदान करे। ये मूल दावे के साथ पेश होने वाली एप्लीकेशन है। आदेश 39 नियम 1-2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दी जाती है। सर इसे वाद के अंतरिम निर्णय तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित करें। न्यायालय उचित समझे तो कोई अन्य आदेश पारित करने की कृपा करें। ये आपका मुख्य ड्राफ्ट हो गई। सर दावे की भी ड्राफ्ट बता दी मैंने और अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन किस प्रकार से पेश किया जाएगा उसकी भी ड्राफ्ट मैंने बता दी। उसके नीचे सर दिनांक और हस्ताक्षर होंगे और टिप्पणी भी है सर, इसमें कुछ मैंने महत्वपूर्ण टिप्स को इसमें शामिल किया है जो आपके सामने है। और इसी प्रकार से एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है सर, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का, जो 2005 में संशोधन हुआ है कि जितनी भी हिंदू नारी या बेटियां थी उनको भी भाई के समान संपत्ति में बराबर अधिकार दे दिया गया है। और धारा 10 जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बताया गया है कि अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। और धारा 11 जो उसमें बताया गया है कि अनुसूची के वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन सब में बराबर का ही प्रावधान सर लागू होता है। और 2005 में अमेंडमेंट भी हो गया है। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि किसी जो वसीयत लिखे बगैर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी 4 पत्नियां हैं, 4 विधवाएं, तो चारों को मिलाकर 1 अंश प्राप्त होगा। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी देखा और समझा जाएगा। और ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है सर, हमारे टॉपिक से संबंधित है, मैंने इसमें प्रिंट कर दिया है। इसके पूरे निर्णय की डिटेल भी मैंने इसमें लिखी है। और ये हम सर फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, स्पेशल वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, लेकिन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है समझने के लिए ई बुक पीडीएफ में। और इसी प्रकार से एक मामला और है सर, ये अगंदी चंद्र विरुद्ध शंकर 22 अप्रैल 2025 सिविल अपील नंबर 5401/2025। इस पे मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि अगर पिता की संपत्ति सुवर्जित है तो बेटा उसमें जबरन कोई दावा नहीं कर सकता। यह नियम शादीशुदा और अविवाहित दोनों प्रकार के बेटों पर समान रूप से लागू होता है। ये सर जो हमारा मुकदमा, जो हमारे वीडियो का मुख्य टाइटल है, उस पर तो सर मैं संपूर्ण कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर चुका हूँ, हर मुद्दे पर कर चुका हूँ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ। अब मैं कुछ ई बुक का भी आपको परिचय करा देता हूँ। इस ई बुक पीडीएफ में अंदर क्या लिखा हुआ है, इस ई बुक के अंदर से भी सर जानकारी देने का मेरा मकसद यही है कि इसको देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको खरीदें। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। उस ई बुक आगे डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो भुगतान का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज़ का भुगतान करेंगे आपकी ईमेल पर डाउनलोड का मैसेज दिखाई देगा। आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर और स्मार्टफोन पर आसानी से डाउनलोड हो जाएगी, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से
ई बुक डाउनलोड के नीचे ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक आपको दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पर ही पहुंच जाएंगे। वहां ये बुक भी मिल जाएगी जो ई बुक डाउनलोड करने वाली ऊपर जो क्लिक की है सभी ई बुक्स मिल जाएंगी। तकरीबन 180 से ऊपर ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक ये कार्य निरंतर जारी है। मेरी हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए ही बनाई गई है। और वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो लाखों और करोड़ों लोगों की समस्या को भी हल करने के लिए काम आ सकती है, यदि उन लोगों के केस और कंडीशंस उस प्रकार से उस परिस्थिति के हिसाब से हो तब। हर ई बुक हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जिसकी भी प्रॉब्लम जिससे भी संबंधित है, मैं अक्सर व्यूअर्स के सवालों पर भी ई बुक पीडीएफ लिख देता हूं। सर ये विभिन्न इलाका कानूनों का एक कॉम्बिनेशन है, एक ही स्टैंड पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी कानूनी समस्या को हल करने का। आप घर बैठे आपकी प्रॉब्लम निकाल सकें, हर व्यक्ति ये जान सके कि उसके अधिकार क्या है। सरल तरीके से सरल उदाहरणों के साथ मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार किए हैं। और अब मैं सर ये पूरी आपको लास्ट में बता देता हूँ। ये वारिसों की सूची है सर। हाँ, ये मुख्य बात और बता दूं मैं आपको। प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पे, हु आर द क्लास फर्स्ट लीगल हियर्स। उत्तराधिकारियों में सूचीबद्ध ये पूरे वारिसों की लिस्ट है, उनके रिश्तेदारों की जो वसीयत लिखे बगैर जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके जो रिश्तेदार हैं वर्ग एक की लिस्ट में कौन कौन से आएंगे, ये सब इसमें मेरे द्वारा दे दिए गए। सर इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लें। मैं डबल रिपीट इस वीडियो में नहीं करूंगा, लेकिन ई बुक पीडीएफ में लिस्ट मेरे द्वारा दी गई है। ये वर्ग 2 के वारिसों की पूरी लिस्ट दी गई है। और उसके बाद ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 का पूरा व्याख्या करके मैंने समझाया है। धारा 10 को भी समझाया है, धारा 11 को भी समझाया है, 15, 14 और भी सर बहुत कुछ डिटेल है। मैं अंत में आ जाता हूँ सीधा। ये आखिरी में सर दिखाई दे रहा है मेरे को, ये तकरीबन 232 पेज है सर, इसमें समथिंग 232 पेज। और कुल इसमें 14 अध्याय हैं। और इसका टाइटल है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 क्या है, पहले खरीदने का अधिकार, सेक्शन 22 एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज का सर जो वीडियो है, इस वीडियो में सर जो मैंने हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। हमारा जो टाइटल था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 क्या है, पहले खरीदने का अधिकार, सेक्शन 22 एक्सप्लेन इन हिंदी। इसमें ई बुक पीडीएफ में कुल 14 अध्याय हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है बाबूराम विरुद्ध संतोख सिंह 1982, AIR 849 1982, 3 SCC 288, उसके भी महत्वपूर्ण पैराओं को सर मैंने इसमें प्रिंट कर दिया है ई बुक पीडीएफ के अंदर। और कभी कभी ऐसी नौबत भी आ जाती है कि परिवार में झगड़ा चालू हो गया, कोई थर्ड पार्टी को बेचने का प्रयास किया जाने लगा। अब वो व्यक्ति जो उसका ही भाई है उसको इस कानून की जानकारी नहीं है, तब वो बेचारा मुंह लटकाए उदास मन से बैठा रहता है। लेकिन यदि उसको ये कानून की जानकारी हो जाए, वैसे मेरा वीडियो देखने के बाद हो ही जाएगी, कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 में उसको अधिकार प्राप्त है कि पहले संपत्ति वो खरीदेगा। तो वो एक वकील साहब से आप नोटिस भी भेज सकते हैं, रिश्तेदारों के हाथ खबरें भी भेज सकते हैं, आप खुद भी मिल सकते हैं आपके भाई से कि भाई मुझको आप दे दें, किसी और को ना दें। वैसे तो संभव है 99% की कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसी कंडीशन भी बनती है तो आप वकील साहब से नोटिस उनको भिजवा सकते हैं और उस संपत्ति पर अदालत में आप दावा पेश कर सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत ये दावा अदालत में पेश होगा। और इसमें जो है कि पहले खरीदने का अधिकार आपको है, ये कहकर ही आप दावा अदालत में लगाएंगे। मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर पूरी लिख दी है और वीडियो के अंदर उसको पढ़ के आपको सुना भी दिया है और समझा भी दिया है। अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन, आदेश 39 नियम 1-2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, वो भी ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने पूरा लिख दिया है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण कानून, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, ये सभी कुछ इस पीडीएफ के अंदर सर मैंने लिख दिए हैं जहां तक मुझसे हो सकता था। क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है जो विभिन्न कानूनों का संग्रह है, यह आपको हर कहीं मिलना पॉसिबल नहीं है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं तो उसका पीडीएफ हमें ज़रूर उपलब्ध करा दें। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया है और जहाँ तक मुझसे हो सकता था मुकम्मल कानूनी जानकारी भी आपको प्रदान कर दी है, बुक के अंदर से भी और सरल उदाहरणों से भी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 क्या है, यही हमारा वीडियो का टाइटल था। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।